कैपिटल स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं अब्दुल सत्तार खान। ये 3 दिन हो गए इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ था, कातलाना हमला हुआ था, तो 3 दिन से पसंद और नापसंद की बुनियाद पर जिस तरह की असेसमेंट और जिस तरह की कंक्लूजन हतमी तौर पर जो बातें हम लोग करते जा रहे हैं, और यकीनी तौर पे इनमें से कोई भी, हम में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको नहीं पता कि गोली होती क्या है, पिस्टल होती क्या है, हथियार होता क्या है, उसकी रेंज क्या होती है, गोली बाहर से चलाई जाए तो क्या होता है, अंदर से गोली चलाई जाए तो क्या होता है, अगर नीचे से गोली चली है तो फिर क्या होगा, ऊपर से गोली चलेगी फिर क्या होता है, किसी को नहीं पता। लेकिन हम लोग अपनी असेसमेंट और अपने कंक्लूजन पे बहुत जल्दी पहुंचने के आदी हो चुके हैं। किसी को नहीं पता कि क्राइम होता क्या है। या तो वो बंदा हो जो क्राइम से रिलेटेड हो, क्रिमिनोलॉजी को जानता हो, या कोई आला पुलिस ओहदेदार हो। हम लोग आपस में इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं और एक ही दिन में, एक ही घंटे में, 2 दिनों में, 3 दिनों में नतीजे में पहुंच जाते हैं कि जी ये हुआ था बस। अब इसकी वजह से जो कन्फ्यूजन पैदा होती है, वो कन्फ्यूजन आने वाले दिनों में जो तहकीकात होनी है, इंक्वायरी होनी है, इन्वेस्टिगेशन होनी है, उस पर बड़े बुरे तरीके से असरअंदाज होती है, क्योंकि उससे पहले लोग ज़हन बना चुके होते हैं। अब आप कोई भी इतना सब्र किसी में नहीं है कि इंतज़ार करे कोई हतमी तौर पे कुछ चीज़ें बाहर आनी शुरू हों, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती, क्या चीज़ निकलती, हुआ क्या था, कैसे गोली लगी थी, और फिर ये उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उससे मुतल्लिका जितनी भी चीज़ें हैं, वो ग्रेजुअली आते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की हमें आदत तो नहीं है, पूरे मुआशरे को आदत नहीं है, कल्चर ऐसा बन चुका हुआ है, माइंडसेट ऐसा बन चुका हुआ है कि हम घर बैठे बैठे ही एक्सपर्ट बन जाते हैं, कोई भी चीज़ उठा के सामने ले आए। इसी तरह से ये इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ, जो इमरान खान साहब जिनकी पसंद हैं उनकी बातें सुनने, और जो इमरान खान को पसंद नहीं करते उनकी बातें सुनने, दोनों तरफ से इस तरह की बातें आएंगी कि गुमान ही गुमान होता है। जैसे टेवे कहते हैं पंजाबी में, वो लग रहे होते हैं, तुक्के लग रहे होते हैं, क्या सराइयाँ हो रही होती हैं, और किसी को ख्याल नहीं होता कि हकीकत को तो आने दो, सामने उभर के आने दो। ये टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज होती है। कोई भी चीज़ की इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें वक्त लगता है। बेसब्री तो हमारे यहाँ पे ऐसे देखने में आती जैसे हर बंदा यही कहता है कि 1 घंटे बाद ही मुझे सब कुछ पता चल जाए कि सब कुछ क्या हो गया था। उसमें बहरहाल इस जो हमारे लोग हैं वो भी आते हैं, सियासी जमातें भी आती हैं, सियासतदान भी आते हैं, और बदकिस्मती से मीडिया भी आ जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। किसी को नहीं पता होता कि ये गोली जो है वो एंट्री एग्जिट क्या थी गोली की, और ये इनवर्ड थी, आउटवर्ड थी, बाहर से गोली चली अंदर गई, अंदर से गोली चली बाहर गई। ये सारे मामलात की नौयत होती है जिसको हमें समझ लेना चाहिए कि यार हमें इसको पहले परखना चाहिए, जांचना चाहिए, फिर जाके किसी नतीजे पे हल्के फुल्के अंदाज में पहुंचते हैं। ये बिल्कुल हम इस चीज़ से मुबर्रा हो चुके हैं। मैं जब से ये वाक़या हुआ, सोशल मीडिया को जाके देख लो, व्हाट्सएप ग्रुप को जाके देख लो, ऐसे लगता है जैसे सारे ये अपने अपने वक्त में आईजी पुलिस रहे हों। फॉरेंसिक को ये जानते हैं, मेडिको लीगो को ये जानते हैं, आईजी रे जानते हैं, पुलिसिंग इनको पता है, क्रिमिनोलॉजी को इनको पता है, किसी को कुछ नहीं पता होता, अलिफ बे पे का भी नहीं पता होता। लेकिन हम अपने कंक्लूजन पे आने की बहुत जल्दी पड़ी होती है, और ख़ास तौर पर उसमें मीडिया भी उस रेस में शामिल हो जाता है कि बाजी कौन लेके गया। मैंने इसलिए आज 2 ऐसे अशखास को ज़हमत दी है, दोनों पुलिस में रहे हैं, आला ओहदेदार रहे हैं, आईजी रहे हैं, तो थोड़ा सा इनकी तरफ जाते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, इनका तजर्बा है, इन्होंने इस तरह के मामला देखे होते हैं, परखे होते हैं, एक ज़िंदगी गुजर गई होती है, रोज़मर्रा का इनका काम होगा। तो ये इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन या जितनी समझ इनको है इस मामले में से, तो उनकी तरफ करेंगे। मेरे साथ चौधरी याकूब साहब भी हैं जो आईजी रहे हैं, और ताहिर आलम खान साहब भी हैं, वो भी आईजी रहे हैं। तो चौधरी याकूब साहब की तरफ मैं जाता हूं कि चौधरी याकूब साहब ये बताएं कि जितनी आपने चीज़ें देखी हैं, जितनी आपको समझ आई, आप पुलिस में रहे हैं, हम तो कभी भी पुलिस में नहीं रहे, हमें क्रिमिनोलॉजी का भी नहीं पता, लेकिन आपको क्रिमिनोलॉजी का भी पता है, आप पुलिस में भी रहे हैं, तजर्बा भी आपका है। तो ये सारी सूरत हाल जितनी आपको पता चली है, जितनी आपको समझ आई है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे है कि क्योंकि मैंने मौका नहीं देखा और इसकी इन्वेस्टिगेशन मेरे पास नहीं है, बगैर अक्रेंस देखे, बगैर वो सारी चीजों को खुद पर जांच पड़ताल करने के मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता। और जो बातें आपने की हैं बिल्कुल 100% दुरुस्त है। इवन किसी पुलिस ऑफिसर के लिए
बिला वजह किस्म किस्म के कंजेक्चर्स करना भी बहुत मुनासिब नहीं होता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे तजर्बे के मुताबिक है। मसलन एक बात तो बिल्कुल उसमें जो वाजे है वो ये है कि ये बिल्कुल कंप्लीटली प्लान्ड है एक वाकया, और ये ऐसे नहीं है कि ऑफ दी कफ एक बंदा उठा, उसको ख्याल आया, जो वो बयान दे रहा है कि जी वो मुझे ऐसे ख्याल आया कि ये लोगों को बहका रहा है वगैरह वगैरह इमरान खान, तो उसने उठ के ये काम कर दिया। ऐसे नहीं है। जो उसकी गुफ्तगू है वो उस गुफ्तगू से नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल ट्वीटेड है, उसको पढ़ाया गया है। और ये जो उसकी वीडियो आई है, मैं तो हैरान हूँ कि ये वीडियो क्यों पुलिस ऑफिसर्स ने लीक होने दी, और वो वीडियो बनाई क्यों गई लोगों के सामने, और इस तरह से फिर वो किस तरह मीडिया के पास पहुंची। ये वीडियो नहीं पहुंचनी चाहिए थी। बात तो ये मैनेज लगता है ये सारा और प्लान है ये सारा। मैं समझता हूँ, जो मेरी असेसमेंट है उसके मुताबिक ये फायर उसी फासले, उसी हाइट से हुआ है जो बर्स्ट फायर हुआ है, जिस हाइट के ऊपर ये जहाँ पे ये इमरान खान और उनका वो कारवान जा रहा था, और जो उससे पियर्स करके नीचे निकल के गए हैं, तो वो इट लुक्स कि ये एक ऑटोमेटिक वेपन है, और इसका एसएमजी लगता है जिसका 7.62 है, एसएमजी है। मैं अब चूंकि मैंने मौका नहीं देखा इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, और मैंने अगर मौका देखा भी हो फिर भी अब स्पेशलाइजेशन इतनी आ गई है कि फायर आर्म एक्सपर्ट की ओपिनियन के बगैर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये मामला सारा इन्वेस्टिगेशन का है, और वहाँ पे किस किस्म के शवाहिद से पता चलेगा कि जो फायर आया, जो इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट है कि जब वो पहला फायर आया और हम नीचे हुए तो फिर ऊपर से बस गुजर के गया। लगता ये है कि ये इस नौविस आदमी का काम नहीं है जो ये बातें कर रहा है कि मैंने ये काम किया। जी ठीक है। आप चौधरी याकूब साहब अपनी वो चूँकि एक टाइम गुजरा होता है, चीज़ों को देखा होता है, इसलिए वो आपने भी देखा होगा कि वो कोई भी ऐसी बात करने को तैयार नहीं है जिसके बारे में उनको ख़ुद पूरी तरह मालूमात ना हो। हमें भी ये चाहिए कि हम भी बात करते हुए पहले ये देख लें कि हमारे पास पूरी मालूमात हैं भी कि नहीं हैं। अगर टेवे लगाने हैं तो टेवे तो फिर चलते ही रहते हैं, पर टेवे की वजह से किसी कंक्लूजन पे, हतमी तौर पे जो कंक्लूजन होता है जिसमें सब चीज़ें साबित हो जाती हैं, उस पर पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो ताहिर आलम खान साहब, आप ये बताइएगा कि आपका भी तजर्बा रहा है, तो इस तजर्बे की बुनियाद पर जब आप देखते हैं, आपके सामने बात होती होगी, आप सुनते हैं या टीवी पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो गालबन आप अपनी हंसी को गालबन ना रोक सकते हो, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अंदाज़ा कर पा रहा हूँ कि चूँकि हम लोग, हर बंदा यहाँ एक्सपर्ट बन जाता है। अब उसने कभी पुलिसिंग की है कि नहीं की है, लेकिन वो एक्सपर्ट बनने का हमारे यहाँ जुनून ज़रा ज़्यादा है। तो ताहिर आलम साहब, आप अपनी समझ के मुताबिक जितना आपने समझा है इसको, तो क्या कहेंगे? देखें, पुलिस ने तो चुप साधी दी है, और चूंकि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ इसलिए अभी तक कोई राय भी जो है उसके मुताबिक पुलिस ने नहीं दी, और हो सकता है मुकदमा दर्ज हो भी गया हो फिर भी कोई राय ना दे। अब इसमें मैं इत्तेफाक करूंगा चौधरी याकूब साहब की बात से, मजबूरन हमें और आपकी बात से भी, कि टेवे ही लगाने पड़ते हैं। जो हमने देखा मीडिया पर, मतलब मीडिया पर हम देखते हैं कि काफिला जा रहा है और एक ब्रस्ट की आवाज आती है। अब ये ब्रस्ट जो है, बज़ाहिर मेरे तजर्बे के मुताबिक, तो जैसा कि चौधरी साहब ने भी कहा, ये बड़े असले का लगता है, जिसमें क्लाशनकोव भी हो सकती है, AK-4 टाइप की राइफल भी हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं हतमी तौर पर समझता हूँ कि फायर आर्म एक्सपर्ट ही बेहतर बता सकता है कि क्या ये 30 बोर के पिस्टल के ब्रस्ट की आवाज भी इतनी हो सकती है, क्योंकि आप इस चीज को मत भूलेंगे, म्यूजिक या जो भी लाउड स्पीकर है बहुत ऊंची आवाज में है, इसके बावजूद उस ब्रस्ट की आवाज भी काफी नुमाया है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए लगता भी ये है कि किसी बड़े वेपन का ये ब्रस्ट है। अब दूसरी चीज जो हम देखते हैं मीडिया में, कि अहमद फराज साहब हैं जो जियो के काफी क्राइम इन्वेस्टिगेशन के काफी एक्सपर्ट और काफी तजर्बाकार रिपोर्टर है, वो मौके पर जाते हैं
हालांकि होना नहीं चाहिए, मौके को फौरन सेव कर देना चाहिए, लेकिन जब वो जाते हैं और वो कंटेनर के ऊपर चढ़ते हैं तो वो एक सुराख देखते हैं जो कि नीचे से गालबन किया गया है, और वो सुराख उस चादर पर है जो उसके चारों तरफ लगी हुई है, और उस सुराख के जो मतलब कार्नर या उसके बुल है वो अंदर की तरफ है, यानी बाहर से फायर लगा है। दूसरा ये कि वो ये भी कहते हैं मे भी और भी फायर लगे हों, लेकिन चूंकि बड़े बड़े लाउड स्पीकर कंटेनर पर थे तो उनके नीचे से वो जाहिर है वो उस वक्त वो नहीं देख सके, पूरी तमाम कंटेनर को नहीं देख सके लाउड स्पीकर की वजह से। हो सकता है कि फायर ने क्रॉस किया हो चादर को लोहे की, और उसके बाद स्पीकर को क्रॉस किया और वो किसी को लगे हों। तो ऊपर बैठे हुए लोगों के मुतालिक तो जो जख्मी हुए हैं ये राय दी जा सकती है, और बाकी कोई राय देना है जब तक पुलिस, इसमें भी तजाद है कि खोल कितने मिले। खोल कोई 8 कहता है, कोई 6 कहता है, कोई 2 खोल कहता है, उसके मिले 7.62 कलाशनकोव के। तो ये तमाम खोल मिलते भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं समझता हूँ कि इस इन्वेस्टिगेशन के लीगल होने पर भी सवालिया निशान उठ पड़ेंगे कि मुकदमा दर्ज हुआ नहीं है। ठीक है, मैं ताहिर आलम साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं आपकी तरफ आता हूं तो चौधरी याकूब की तरफ जाता हूं इस पॉइंट के साथ कि चौधरी याकूब साहब, हमारे यहाँ बात चली कि इमरान खान साहब ने कहा कि 3 अशखास हैं, एक वज़ीर आज़म है, वज़ीर दाखिला है और एक आला फौजी ओहदेदार है। वो कहते हैं कि जी इस पर आपने पर्चा करना है, और पर्चे से ये बात सामने आती है कि जो IG थे फैसल शाहकार साहब वो गालबन रिलेक्टेंट होंगे। तो फिर उसके बाद नाराज़गी का इजहार किया गया, फिर उसके बाद इतला आई, आज की इतला थी कि वो अपने ओहदे का चार्ज छोड़ चुके हैं। तो आप क्या कहते हैं कि इस एक मौके पे अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो फैसल शाहकार ने जो स्टैंड लिया था या जिस बात पे वो अड़े हुए थे वही ठीक होता है, या फिर FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी? मुझे नहीं पता फैसल शाहकार ने क्या पोजीशन ली थी, बिकॉज मेरे पास उसका वर्शन नहीं है। लेकिन एक बात कानूनी पोजीशन ये है कि अंडर द लॉ कोई पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज नहीं कर सकता किसी कंप्लेनेंट की FIR दर्ज करने को। ये एक सिर्फ कंप्लेंट होती है, और जो जिसके साथ वाकया हुआ है पाकिस्तान में पिछले 75 सालों से ये एक ना सिर्फ कानून है, ये रिवाज है। इस वाकये में ना सिर्फ ये कि फायरिंग हुई इमरान खान के ऊपर और कुछ लोग जख्मी हुए, बशमूल इमरान खान के, एक आदमी मारा भी गया बेचारा, उसके बच्चे हैं। तो जिसका कत्ल हो जाता है, जिसके ऊपर फायरिंग होती है, जिसको कत्ल करने की कोशिश की जाती है, उसका हक है कि वो FIR दर्ज करवाए। जो इंसिडेंट है उसकी रिपोर्ट बाहर सूरत होना जो है वो ये नहीं है कि वो उन मुल्जमान को चालान कर दिया गया, उनको अलेज किया गया है कि ये इसके अंदर हमें शक है इनके ऊपर। अब इमरान खान को भी कोई 100% यकीन तो नहीं हो सकता कि या कोई कि वाकई उन लोगों ने ये करवाया होगा, लेकिन उनके पास कोई अगर इस किस्म की इंफॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा है, ये इन्वेस्टिगेशन की बात होगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलेगा कि जो उनको शकूक शुबहात हैं क्या वो दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है। लेकिन किसी सूरत में FIR का ना दर्ज होना ये काबिल कबूल नहीं है। कानून ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पर्चा दर्ज करने से पहले वैसे ही गलत है। आप इंक्वायर नहीं कर सकते, यानी आप प्री जज नहीं कर सकते कि जी ये जो बंदा कह रहा है ये गलत कह रहा है सही कह रहा है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब है जो ही कोई वाकया हुआ है उसकी जो वो रिपोर्ट कराता है तो समझा यह जाता है, प्रिजम्पशन ये है कि इमीडिएटली वाकये के बाद जो बात बताई जाएगी वो बहुत हद तक वाकयात के बिल्कुल करीब होगी जो असल फैक्ट्स हैं उसके। तो इस प्रिजम्पशन के ऊपर FIR दर्ज होती है और उसके बाद फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। और बहुत दफा हुआ है कि जो उसमें FIR में दर्ज किया हुआ है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस नतीजे पे पहुंची कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, असल मुल्ज़म और हैं और वो बिल्कुल बेगुनाह लोग हैं और पुलिस लिखती है उनको बेगुनाह। लेकिन ये बात
बिल्कुल नाकाबिले कबूल है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री वो भी इतना बेबस हो जाए कि वो मुकदमा दर्ज ना करा सके। मैं हैरान हुई उस बात पे। ठीक है आलम साहब, ताहिर आलम खान साहब, एक और बात बताएं कि जिस तरह से मैं एफआईआर के दर्ज होने ना दर्ज होने पर चौधरी याकूब साहब की तरफ गया था, आपसे मैं पूछूंगा कि ये जब वाक़या होता है, कोई बंदा ज़ख्मी हो जाता है, उसे गोली लगती है, तो मेडिको लीगल क्या कहता है कि उसे सरकारी अस्पताल में होना चाहिए, करीबी अस्पताल में होना चाहिए? अगर सरकारी अस्पताल ना हो, करीबी अस्पताल ना हो, तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके मेडिको लीगल की कोई पोजीशन, लीगल उसकी ऑथेंटिसिटी वो तब्दील नहीं हो जाती? क्या कहेंगे आप? मैं थोड़ा सा जो एफआईआर का दर्ज ना हो इसके मुतालिक थोड़ी सी अपनी राय दे सकूं। हमारी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट एफआईए और नैब को ये अख्तियार है कि उसके पास जब कोई एप्लीकेशन आए, कोई कंप्लेंट आए, तो पहले इंक्वायरी करे और इंक्वायरी करने के बाद जेन्युइन बंदे जो हैं, जो कि वाकई गुनाहगार पाए जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। तो इस मौके पर लेकिन पुलिस को 154 सीआरपीसी के तहत ये अख्तियार नहीं है कि वो इंक्वायरी करे। तो मैं चाहूंगा कि जो भी मुकदर ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि मुकदमा दर्ज हो, जिसकी वजह से आईजी को भी अपना चार्ज छोड़ना पड़ रहा है, उनके लिए बहुत आसान है कि वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 154 सीआरपीसी ज़ाब्ता फौजदारी में तब्दीली कर दें और उसमें भी यही कर दें जो कि एंटी करप्शन को जो अख्तियार है, ये एफआईए वगैरह को अख्तियार है। अब आ जाते हैं मेडिको लीगल की तरफ। इमरान खान साहब ने मेडिको लीगल के लिए वहाँ वजीराबाद के हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं किया। उसकी वजूहात, उनकी सिक्योरिटी की वजूहात भी हो सकती हैं। एक बंदा जब जिस पर अटैक हो चुका हो, उस पर सेकंड अटैक भी हो सकता था। तो असल टारगेट तो चेयरमैन पीटीआई थे ना, लिहाजा वो ऐसी जगह पर गए जहां उन्हें सिक्योरिटी मिल सकती थी। अब वहां उनका ट्रीटमेंट हो गया, वहां उनका एक्सरे भी हो गया, उनका स्कैन भी हो गया। लेकिन मेडिकल लीगल वाले जो हैं इस चीज को नहीं मानते जो कोई और किसी और हॉस्पिटल में एक्सरे या स्कैन किए जाएं। अलबत्ता अगर कोई कमीशन बैठता है तो वो इस चीज का तयन कर सकता है कि ये एक्सरे और स्कैन वाकई इमरान खान की ही टांग या पांव के हैं। अलबत्ता इमरान खान साहब जो हैं वो चाहे और 10 दिन गुजर जाएं, वो वजीराबाद के मुतलका हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिको लीगल करा सकते हैं। फिर से उनका एक्सरे होगा, फिर से या स्कैन होगा, जिससे काफी हद तक पता चल सकता है कि उनकी टांग में या पांव में कहाँ सुराख थे, गोली या स्प्लिंटर जो हैं गोली के वो कहाँ तक पहुंचे थे। तो बाद में भी मैंने कई दफा देखा है कि लोग ट्रीटमेंट अपना करा लेते हैं और बाद में आके मेडिको लीगल करवाते हैं। तो मेडिको लीगल जो है बाद में भी हो सकता है, अगर से वो उसमें कमजोरी तो आ जाती है, उसमें फिर मुलजिम को कुछ फायदा तो मिलता है, लेकिन बहरहाल मेडिको लीगल बाद में कराया जा सकता है। जी यार, ताहिर आलम साहब और चौधरी याकूब साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आरफ रशीद मलिक साहब ने, जो एक्स सर्जन मेडिको लीगल पंजाब रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, पहले ये बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मेडिको लीगल के हवाले से, चूंकि हम लोग इस चीज़ को नहीं जानते, जिस तरह जानना चाहिए इस तरह हम नहीं ही जानते, हम कह देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। इसीलिए आप जैसे जो एक्सपर्ट लोग हैं जिनकी ज़िंदगी इस काम में गुजर गई होती है, तो इसमें ये पॉइंट आ रहा है कि वो शौकत खानम जाते हैं गोली लगने के बाद, कातलाना हमला होने के बाद, वो किसी सरकारी या करीबी हॉस्पिटल नहीं जाते। तो फिर मेडिको लीगल की क्या पोजीशन हो जाती है कि अगर आपने प्राइवेट से करा लिया जो कि जाए वारदात से भी काफ़ी दूर है, तो क्या कहोगे आप? इसमें तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया है, क्योंकि इस बातचीत से एक तो पब्लिक की भी अवेयरनेस होगी बल्कि बाद डॉक्टर्स की भी होगी। देखें, दो हैं इसमें एस्पेक्ट्स। एक तो पुलिस रूल्स 1934 इस वक्त इन वोग हैं पाकिस्तान में, जिसमें चैप्टर 25 में सेक्शन 19 है, 25.19, जिसकी हेडिंग है मेडिको लीगल ओपिनियन। उस मेडिको लीगल ओपिनियन के
जो हैं 6 सब सेक्शन है। उसमें जो मेडिकल ओपिनियन रिक्वायर्ड होता है पुलिस केसेस में, तो द पर्सन टू बी एग्जामिन्ड शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द हाईएस्ट मेडिकल अथॉरिटी अवेलेबल ऑन द मेडिकल स्टाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो इस वक्त मुरवजा प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, वो यही है कि जो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन है, क्योंकि ये फोरेंसिक मेडिसिन का सब्जेक्ट इसको डील करता है, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। ये उन डॉक्टर साहब ने करना है जो ऑथोराइज मेडिकल अफसर हैं एज पर सेक्शन 290C पाकिस्तान पीनल कोड, जिनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय हैं। लेकिन ये जो पुलिस रूल्स इन वोग हैं, इसके सब सेक्शन 25(19) जो है, उसके सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, पुलिस ऑफिसर्स कैन नॉट लीगली कंपेल इंजर्ड पर्सन टू सबमिट टू एग्जामिनेशन एंड सच पर्सन्स हैव ए राइट टू बी एग्जामिन्ड प्राइवेटली एट देयर ओन एक्सपेंस बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। मकसद बताने का ये है कि इसमें एम्बिग्विटीज हैं, और सेक्शन 2 जो है, सब सेक्शन 2 है इसका 25(19) का, उसमें ये जो डिपार्टमेंटल हॉस्पिटल्स हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के, वापडा के, रेलवे के, ये यहाँ के डॉक्टर मेडिकल लीगल नहीं कर सकते। तो असूली तौर पर तो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन उसी डिस्ट्रिक्ट की जुरिस्डिक्शन में या जिस थाने की हदूद में ये वाकया पेश आया है वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन जो पुलिस रूल्स हैं वो एक स्कोप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लिखी हुई बात है। मुरवजा प्रैक्टिस, इसके अलावा एक मेडिकल एड ट्रीटमेंट एक्ट है, इंजर्ड पर्सन ट्रीटमेंट एक्ट 2004, जिसमें ये भी है कि जो इंजर्ड पर्सन है उसके इलाज मुआवजे में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। द सेविंग द लाइफ ऑफ द इंजर्ड पर्सन शुड बी द प्राइम ड्यूटी। जो मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको बाद में पूरा किया जा सकता है। प्रैक्टिस यही है कि अगर इंजर्ड बंदा हॉस्पिटल में चला गया है किसी दूसरे या सरकार प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहां से जो नोट्स हैं वो ओरिजिनल जो उसको हेल्थ फैसिलिटी अटैच है विद दैट प्लेस ऑफ इंसिडेंस, वो वहां पर डॉक्टर साहब को भेजे जाएं और वो मेडिकल लीगल इशू करें। लेकिन पुलिस रूल 25(19) की ये जो सब सेक्शन 3 है, वो ये भी कह रहा है कि जो इंजर्ड पर्सन है उसको लीगली कंपेल नहीं किया जा सकता टू सबमिट एग्जामिनेशन एंड सच पर्सन्स हैव ए राइट टू बी एग्जामिन्ड प्राइवेटली एट देयर ओन एक्सपेंस बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बात जो आप बता रहे हैं ना कि एम्बिग्यूटी है, इबाहम है। अब ये एम्बिग्यूटी, कुछ रूल्स हैं, पुलिस के रूल्स हैं, कुछ आपने और रूल्स के रेफरेंस दिए, आप सेक्शन भी बता रहे थे, सब सेक्शन भी बता रहे थे, चैप्टर भी बता रहे थे। तो इस एम्बिग्यूटी और इबाहम को मद्देनज़र रखते हुए ये जो कुछ हुआ है कि जी जो एक रूल कहता है कि जी आपको डिस्ट्रिक्ट्स में ही रहते हुए ये काम करना चाहिए था, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ दूसरा पुलिस का रूल है कि वो इस तरह से कर सकता है और बाद में जाके होता। तो इस एम्बिग्यूटी, इस इबाहम का अल्टीमेटली को थोड़ा सा आप फोर्स ही कर सकते हैं कि अल्टीमेटली इसका जो फ़ायदा होगा, हम तो क्योंकि सियासतदान जो होता है ना वो सियासी फ़ायदे में उसमें रहता है, उसके ज़हन में होता है कि मुझे सियासी तौर पर कितना फ़ायदा होगा, चाहे उस पर कातलाना हमला ही क्यों ना हुआ हो। तो ये जो सियासी फ़ायदे के ऊपर होते ही बात, तो क्या इस एम्बिग्यूटी इबाहम का कोई फ़ायदा होगा या नुकसान हो सकता है? देखें, बीइंग ए मेडिकल पर्सन, बीइंग पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, मैं आपसे लीगल टेक्निकल बात करूंगा इन गुड फेथ, इन गुड विद गुड स्पिरिट। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो एक केस था सुसाइड का, कोई नैब का ऑफिसर था इस्लामाबाद में, जिसका इल्जाम उस वक्त पीपी की जमात थी, शायद एक्स प्रेसिडेंट मोहतरम जरदारी साहब पे वो किया गया था कि उसको कंपेल किया गया। अब वो वाकया इस्लामाबाद में हुआ था
दफना दिया गया। फिर उसका पोस्टमार्टम यहाँ पंजाब में पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी वालों ने किया किसी ऑर्डर्स के तहत। तो बहरहाल प्रैक्टिस यही है, इस वक्त के जुरिस्डिक्शन का ख्याल रखा जाता है कि जहां वाकया पेश आया है उसी थाने की हदूद में जो ऑथोराइज हेल्थ फैसिलिटी है वहां पर मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन हो। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द केस कि अगर कोई इंजर्ड बंदा है, उसकी जान खतरे में है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया है और वो या किसी और सरकारी हॉस्पिटल में चला गया है, तो फिर उसके जो ट्रीटमेंट नोट्स हैं वो उस डॉक्टर को प्रोवाइड किए जाते हैं जो उस मुतलका हेल्थ फैसिलिटी में होता है जिसने ये मेडिकल लीगल इशू करना है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जुडिशियल ऑर्डर्स आर द सुपीरियर देन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स। अगर कोई मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से कोई ऐसे ऑर्डर इशू हो जाएं कि इनका मेडिकल लीगल इस हॉस्पिटल में किया जाए, तो सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, तो वो मेडिकल लीगल वहाँ भी होते हैं। जहाँ तक आप फायदे की बात कर रहे हैं कि देखें, जब भी हम जो एक लिखी हुई बात है उससे कोई थोड़ा बहुत डेविएट करते हैं, नेक नियति से करें, इन गुड फेथ करें, या सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह से कंपेल करते हैं, तो वो एक प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ है कि बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द अक्यूज। तो इसमें जब एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है तो उसका बेनिफिट कम या ज्यादा किसी भी सूरत में जो थोड़ा बहुत होना होता है वो अक्यूज का ही होना होता है। जो बेचारा इंजर्ड है वो कोई सफरर रह ही जाता है, लेकिन इस जो डाउट क्रिएट होता है वो जाहिर है कि वो जो एक लिखी हुई बात है उससे जो थोड़ा बहुत आगे पीछे बात हो जाती है उस वजह से क्रिएट होता है। उसके सर्कमस्टांसेस को भी मेरा ख्याल है मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है प्रोफेसर मलिक साहब, आप अगर हमारे साथ, हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं, अगर हमारे साथ रहते हैं तो मैं चौधरी याकूब साहब की तरफ जाता हूं कि चौधरी याकूब साहब, अभी प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बाकी मेरे इल्म में पहले से नहीं थी। कुछ चीज़ें उन्होंने कोट की हैं, वो चूँकि उनका काम ये रहा है इसलिए वो इस बात को बेहतर जानते हैं। हम लोगों के लिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम पहली मर्तबा सुन रहे होते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उससे कुछ नतीजा जब भी कभी अखज़ करना होगा तो यही पैराए होते हैं जिनकी बुनियाद पर हम किसी ऐसी बात पे पहुंचते हैं जिसको मुनासिब बात समझा जाता है। तो याकूब साहब, अब ये बताएं, अब प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ लाइन पे रहे हैं कि मेडिको लीगो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस एक मामले में कि जहाँ दोनों तरफ गुंजाइश निकलती है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी होना चाहिए, हर दो सूरतों में। तो आप क्या कहेंगे कि इस सूरत हाल में जब एम्बिग्विटी आती है, तो ये तो एम्बिग्विटी आई है बाकायदा रूल्स और लॉज जो बने होते हैं जो साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में वो प्रिवेलेंट होते हैं और किसी वक्त में जाके उनका आपस में कुछ इस तरह से मामला होता है जैसे अब हो गया है। तो आप इस सूरत हाल में क्या कहोगे? तो प्रोफेसर साहब, वो अब याकूब मलिक साहब मेरे ख्याल में अब वो मवासलाती राब्ता होता है ना, वो किसी वक्त भी मुनक़ता हो जाता है। तो दोबारा आपकी तरफ आऊँगा मैं कि क्या हमें ये समझ लेना चाहिए कि इमरान खान साहब एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है कि उनको शौकत खानम के अलावा, चूँकि उनका अपना हॉस्पिटल और कामयाब हॉस्पिटल है, कई लोग रेफ़र भी करते हैं ख़ास अमराज के हवाले से, तो ये क्या इसके लिए ज़्यादा यही था अगर इमरान खान साहब का अगर शौकत खानम ना होता तो ट्रस्ट दूसरी तरफ ट्रस्ट डेफिसिट होता, जैसे अब लग रहा है कि वो ट्रस्ट डेफिसिट है कि अपनी हुकूमत होने के बावजूद वो डिस्ट्रिक्ट का जो हेल्थ का बंदा है उसकी तरफ रजू किए बगैर फिर उनके लिए क्या मसला होता है अगर उनका अपना हॉस्पिटल ना होता? तो क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? बड़ी ही अदब के साथ, वो मेरा इस पे कमेंट बनता नहीं है। मैं तो एक फोरेंसिक मेडिसिन का बंदा हूँ, मैंने तो वो बात करनी है
क्योंकि इसमें मेडिसिन का लिटरल मतलब होता है आर्ट ऑफ हीलिंग। जब भी कोई मसला पुलिस या अदालत से मुतल्का हो जाता है जो मेडिसिन से रिलेटेड होता है, या अदालत और पुलिस का मामला डॉक्टर के पास आता है, तो वो मेडिको लीगल केस बन जाता है। तो ये तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन और उस सिनेरियो में आप बात कर रहे हैं, ट्रस्ट की बात, लेकिन एक लाइट मूड में बहुत ही नेक नीयति के साथ, यानी गुजरात से लाहौर ही आए हैं ना, गुजरात से लंदन तो नहीं गए। लेकिन बात वहीं पर आती है कि वो लग ऐसे रहा है जैसे होता है अमूमी तौर पे, अगर मुझे ट्रस्ट नहीं है तो मैं भी उससे गुरेज करूंगा, कि मैं उसकी तरफ रजू करते हुए गुरेज करूंगा कि मुझे चूंकि ट्रस्ट नहीं रहा। अब वो ट्रस्ट ना होने की वजह से जब रजू नहीं किया जाता तो उससे कोई कॉम्प्लिकेटेड तो पैदा हो सकती है ना। इसमें जो प्राइम था ना ऑब्जेक्टिव बीइंग ए डॉक्टर, वो है इंजर्ड बंदे की जान बचाना, खासकर जब वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, एक पार्टी के चेयरमैन हो और एक उनके पास एक पॉपुलर फिगर भी हों। तो शौकत खानम के मुतल्लक, वहाँ की सहूलतों के मुतल्लक, वहाँ की डॉक्टरों की कॉम्पिटेंसीज के मुतल्लक, और क्योंकि वो उनका एक अपना बनाया हुआ हॉस्पिटल है, तो आप इन चीज़ों को तो मद्देनजर रखें। लेकिन जैसे मैंने कहा, बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई मेरा इस पे कमेंट करना बनता नहीं है, लेकिन जब आप ट्रस्ट डेफिसिट की बात करते हैं तो फिर तो आप देखें ना, बात बहुत दूर तक चली जाती है। लेकिन शायद यहाँ ट्रस्ट के पीछे जो है वो जान बचाने के लिए अच्छी जगह जाने पे का मकसद भी हो सकता है, जहाँ एक ठीक ट्रीटमेंट मिले। मेरा ख्याल है कि इसमें शायद उन्होंने प्राइम इम्पोर्टेंस मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज की बजाय वो सेविंग ऑफ लाइफ को सिक्योर करने की तरफ ज्यादा दी है। इसलिए उनके लिए जो है वो नंबर 1 चॉइस अल्टीमेटली लॉजिकली एंड नेचुरली वही बनती थी जो उनका अपना हॉस्पिटल था, जिसकी एक इंटरनेशनल फेम। जी, प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रशीद मलिक साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल के हम, और चौधरी याकूब साहब का भी शुक्रिया, ताहिर आलम साहब का भी शुक्रिया। बात वही हो रही थी कि ये जिनसे बात हुई है वो अपने अपने काम को जानते हैं। जो अपने अपने काम को जानता है वो बेहतर बात के साथ सामने आता है। जिसको काम का नहीं पता होता फिर वो अपनी पसंद नापसंद की वजह से वो कुछ ऐसी बातें कर जाता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हमें भी एक अवॉइड करना चाहिए, हमें भी गुरेज करना चाहिए, आदत हमें डाल लेनी चाहिए कि जब तक हमें कुछ शवायद नहीं मिल जाते, जब तक कोई पूरी बात हम तक पहुंचती नहीं है, उससे पहले फिर एक जहन बना लेना, फिर कोशिश करना दूसरा भी उस तरह का जहन बना ले, तो उससे हमें गुरेज करना चाहिए। क्योंकि हकीकत, हकायक, फैक्ट्स इसी वजह से बुलडोज हो जाते हैं कि हम अपनी पसंद और नापसंद के पीछे लगकर हकायक से जान छुड़ाते हैं, हकायक को सामने नहीं आने देते। क्योंकि हकायक जो हैं वो तसादम में आ जाती है पसंद और नापसंद के। हकायक तो हकायक होते हैं, पसंद नापसंद जो होती है उसका टाकरा होता है हकायक के साथ, तो हकायक को हम बुलडोज कर देते हैं। हमें इन सब चीज़ों से करना चाहिए, और जब कभी भी इस तरह की बात हो तो कम अज़ कम मोहतात अंदाजे के मुताबिक, अब ये 2 आईजी पुलिस थे, इन्होंने कई बातों में कहा कि हम इसके बारे में इसलिए नहीं कह सकते कि अभी तक FIR नहीं हुई, अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई, अभी तक कुछ शवायद मिले नहीं हैं, तो हम एक्सपर्ट ओपिनियन देने से ज़रा गुरेज कर रहे हैं। इसी तरह की बात डॉक्टर मलिक साहब ने भी की कि जब तक कोई चीज़ें क्लैरिटी के साथ नहीं आती हमें अवॉइड ही करना चाहिए, गुरेज ही करना चाहिए। इसके साथ ही अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।